क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। तो 12th क्लास केमिस्ट्री के लिए चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी क्या होती है समझेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की तीव्रता व गति का मापन होता है। रासायनिक अभिक्रिया की तीव्रता एवं गति का मापन किया जाता है या अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। रासायनिक, भाई देखिए सीधी सी बात है, रसायनों से बल उत्पन्न होगा और बल से गति उत्पन्न होगी। गति क्या होती है? किसी भी वस्तु में मूवमेंट होने लगे, और मूवमेंट कब होगा? जब उस पर बल लगाएंगे। भाई ये मार्कर है, इसको हम एक जगह रख के छोड़ दें, जब तक हम इसमें बल नहीं लगाएंगे तब तक इसका कैप नहीं खुलेगा, इसमें मूवमेंट नहीं होगा। तो बल कहां से उत्पन्न हुआ? रसायनों से। किसके द्वारा? रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा। और उसकी गति का या तीव्रता का मापन करना ही क्या कहलाएगा? रासायनिक बलगतिकी कहलाएगा। अब तीव्रता एवं गति के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। तीव्रता व गति के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। और वो 3 भाग कौन से? पहला आता है तात्कालिक या आयनिक अभिक्रियाएं। तात्कालिक या आयनिक अभिक्रिया, ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं जिनको संपूर्ण होने में कुछ सेकंड्स लगते हैं, यानी इतनी जल्दी पूरी हो जाती हैं कि हम कहें एक सामान्य भाषा में कि पलक झपकते ही, यानी उनका वेग भी नहीं माप पाते हैं। क्योंकि जैसे हमने अभिकारक में पदार्थों को मिलाया, पदार्थ मिलाते अभिक्रिया कंप्लीट। भाई जैसे ही 2 पदार्थों को आपस में मिलाया, वैसे ही तीसरा पदार्थ बनके तैयार हो गया। तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे उसे हम? तात्कालिक या आयनिक। अब आयनिक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर आयनों का, धनायन और ऋणायनों का होना अत्यंत, जैसे मैं ले लूं सिल्वर पॉजिटिव होता है प्लस क्लोरीन नेगेटिव, इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा AgCl। और ये क्या है? तात्कालिक। ये क्या है? तात्कालिक अभिक्रिया। या मैं ऐसे ले लूं NaCl प्लस AgNO3, यानी सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, इन दोनों की क्रिया कराने से ये कौन सी अभिक्रिया बन रही है? द्विविस्थापन। या दोनों यौगिक हैं तो इसका ये वाला पार्ट इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और इसका इसके साथ, ये बन जाएगा NaNO3 प्लस के Ag। ध्यान दीजिए सोडियम क्या है? सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, यानी यहां भी दोनों नेगेटिव पॉजिटिव और यहां भी दोनों आपस में मिलके यहां भी जब अलग अलग बने तो देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी जहां आयन भी पार्टिसिपेट करें और अभिक्रिया इतनी जल्दी पूर्ण हो जाए कि हमें पता भी न चले कि अभिक्रिया हो चुकी है, उत्पाद बनके तैयार हो जाए और हमें पता भी न चले कि अभिक्रिया किस समय हुई। ऐसी अभिक्रियाओं को तात्कालिक या आयनिक अभिक्रियाएं, यानी उनका स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम दोनों एक ही होते हैं, जैसे ही डाला वैसे ही बनके तैयार हो गया। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? तात्कालिक या आयनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखिए अब नेक्स्ट नंबर आता है हमारा मंद अभिक्रियाएं। मंद अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जो कुछ यानी तात्कालिक अभिक्रियाओं की अपेक्षा बहुत धीमी गति से होती है, यानी इन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में कुछ मिनट
या घंटे लग जाते हैं, वे अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? और ये अभिक्रियाएं जो होती हैं ये सामान्य गति से होती हैं। क्या होती हैं? देखिए इन अभिक्रिया सामान्य गति क्यों? क्योंकि तात्कालिक अभिक्रिया है तो वे अभिक्रियाएं थी जिनका हम वेग भी नहीं माप पा रहे थे। भाई हम वेग माप ही नहीं पा रहे थे तो उन अभिक्रियाओं में समस्या थी। ये सामान्य गति होती है जिनका हम वेग आसानी से माप सकते हैं। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन कर लें। भाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है H2O2, इसको हम H2O प्लस ऑक्सीजन में तोड़ दें तो इसमें 2 से 3 घंटे लगते हैं क्रिया में, और 2 से 3 घंटे लग रहे हैं तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? मंद अभिक्रिया। मैं एक और बता दूं एस्टर बनाने के लिए, CH3COOH एसीटिक अम्ल प्लस C2H5OH एथेनॉल, दोनों को मिला दो, ये क्या है? एसीटिक अम्ल। और यदि सामान्य नाम का इसका आयुपेसी नाम का है तो ये क्या है? एथेनोइक अम्ल। एसीटिक अम्ल प्लस एथेनॉल, दोनों को मिला के बन जाएगा एस्टर CH3COOC2H5। अब देखिए CH3 COO C2H5 बचा क्या? H2O प्लस क्या बन जाएगा? H2O। इस क्रिया को भी पूर्ण होने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। यदि इनमें उत्प्रेरक की उपस्थिति दे दी जाए, उत्प्रेरक की उपस्थिति करा दी जाए तो यह अभिक्रियाएं और अधिक जल्दी भी हो सकती हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उस अभिक्रिया की गति में परिवर्तन कर देते हैं, और परिवर्तन जो करते हैं परंतु उसके द्रव्यमान में, अभिकारक के में या उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं करते, केवल गति को ही परिवर्तित करते हैं। तो ये दोनों हमारे एग्जाम्पल किसके हैं? मंद अभिक्रिया। उसके बाद आती है, हम एक और बात करें तो नंबर 3 आती है अति मंद अभिक्रिया। अति मंद अभिक्रिया। अब अति मंद अभिक्रिया क्या है? जिसको पूर्ण होने में वर्षों निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? भाई एक मान लो हम एक सीधा सा एग्जाम्पल दे दें, लोहे पर जंग लगना। अब नया लोहा लेके आओ, उसमें जंग तुरंत तो लगेगी नहीं, कई दिनों बाद, कई महीनों में, सालों में लगती है, धीरे धीरे रिएक्शन होती है उसकी है। अब एक तरह मान ले 2-4 बूंद लोहे पर जंग की दिखने लगी हमें, तो जंग लगना थोड़ी है। जंग लगने का असली मतलब जब तो गल जाए, जंग के द्वारा वो गल जाए। भाई रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब तक उसका पदार्थ का रूप न बदल जाए, और रूप उस पर 4-6 बूंद जंग की जम गई तो क्या लोहे से वो पीतल बन गया कि मिट्टी बन गया? जब तक लोहा पूर्ण रूप से क्षीणन हो जाए, और क्षीण होने में कई वर्ष लग जाते हैं, तो वो भी एक रिएक्शन है किसकी? लोहे की और जिंक की। तो रिएक्शन कब होगी? वर्षों में, 2 वर्ष में। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? अति मंद। या एक बात करें सिंपल से, हम हाइड्रोजन गैस ले लें और उसकी क्रिया ऑक्सीजन से करा दें, ठीक है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनके क्या बनाएंगे? जल बनाएंगे। इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में 20 से 25 वर्ष लग जाते हैं प्राकृतिक रूप से। इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में 20 से, भाई हम जो एक गिलास जल लें और उस जल को डाल दें जमीन पर, और उसको जमीन पर डाल दें तो दोबारा फिल्टर होने में या एक गिलास जल बनने में 25 वर्ष लग जाएंगे। भाई हमने चलो एक गिलास पानी लिया, जमीन पर फैला दे, जमीन में नीचे जाएगा, उसको हम फिर भर लेंगे। तो इस कंडीशन में तो जल की कमी नहीं होनी चाहिए। जल की कमी क्यों होती है? कि जो तुमने पानी फैलाया है उसको रिवर्स होने में 25 वर्ष लगेंगे, और तुम 25 वर्ष में उसका कितना पानी पी जाओगे? वो पानी कहां से आएगा? तो ये कंडीशन होती हैं कि ये जो होता है, भाई आपने पढ़ा होगा कि जमीन में 7 परतें होती हैं, और 7 परतों में से 5वीं परत के बाद पानी अच्छा मिलना शुरू होता है। वहां क्या है? भाई नीचे पानी 5वीं परत तक चट्टानों से टकराते हुए, मिट्टी से निकलते हुए, बालू से होकर के नीचे तक पहुंचता है।
जब नीचे पहुंचता है फिर हमें शुद्ध पानी वहां से मिलता है फिल्टर होने के बाद। आप आगरा या दिल्ली में चले जाएं तो वहां लोग किसका पानी पी रहे हैं? नालियों का पानी पी रहे हैं। अब नाली में कीड़े भी होते होंगे यार, हर चीज गंदगी होती है। अब आगरा के लिए हमारे यहाँ से एक लाइन जा रही है नहर से होकर के, आपने देखो बड़े बड़े पाइप पड़े हुए नेवास वाली नहर पर, और वो सीधी नहर बुलंदशहर से और आगरा के लिए जा रही है। अब बुलंदशहर से आगरा तक नहर का पानी पहुंचा। पहली बात तो नहर का पानी शुद्ध नहीं है, ठीक है, उसमें हर तरह के कीड़े मकोड़े भी रहते हैं भाई, ठीक है। अब उसके बाद वो पानी एक दिन में तो बुलंदशहर से आगरा पहुंच नहीं जाएगा, कम से कम महीना भर तो लग ही जाएगा। एक महीने में उसमें सारे कछुआ पैदा होंगे, सांप पैदा होंगे, बहुत सारे कीट पैदा होंगे, कुछ मर भी जाएंगे, वहीं टॉयलेट करेंगे, वहीं लेटरिन करेंगे, सब कुछ वहीं करेंगे। और वह पानी कहाँ जाएगा? आगरा जाएगा वाटर वर्क्स पे, और वहां से उसको फिल्टर करेगा। अब फिल्टर में क्या है, उसका टॉयलेट जो उसमें मिल गया वो क्या अलग हो रहा है? नहीं होगा। वो किसको पीना? हम तुम लोगों को पीना है। क्यों पीना है? क्योंकि हमने वहां पहले पानी को बर्बाद किया है और उसका हमें परिणाम आज भुगतना पड़ रहा है। और ये कंडीशन हमारे यहाँ भी हो सकती है, क्योंकि हम लोग भी क्या कर रहे हैं, पानी का कभी सोचते नहीं है कि पानी को हम बर्बाद करेंगे तो इसका भविष्य, हमारा भविष्य क्या होगा। और पानी, कोई भी प्राकृतिक चीज ले लें, यदि प्राकृतिक चीजों के भविष्य को हम बर्बाद करेंगे तो हमारा भविष्य निश्चित बर्बाद होना है। दिल्ली में चले जाएं आप, वहां भी पानी को क्या करता है, गटर को रोक देते हैं जाली लगा करके। जगह जगह जाली लगी मिलेंगी तुम्हें, वहां कीचड़ एक तरफ रह जाती है, पानी सीधा निकल जाता है आगे। उस पानी को फिर टैंक में भर लेते हैं, टैंक में नितर जाता है, ऊपर साफ आ जाता है, नीचे गंदगी बैठ जाती है। फिर उसको फिल्टर करेंगे, क्लोरीन गैस डालेंगे, बस तुम्हें पीने सप्लाई हो जाएगा। पियो पानी, नालियों का पानी पियो। क्यों पी रहे हैं? जो पहले भाई शहरों में यही कंडीशन है। लोग शहरों में क्या करते थे, कोई काम नहीं करता, एक गिलास पानी पीना, चला दो समर, 4 बाल्टी फैलाओ, ठंडो निकल लो, नहीं चाहिए पहले 1 गिलास पानी पियो, 4 बाल्टी फैला दो। अब वही कंडीशन गाँव में भी हो गई है। शहर की नकल गाँव में हो रही है और गाँव में भी पानी का स्तर दिन रोज गिरता जा रहा है। और एक दिन वो गाँव में भी वही हालत हो जाएंगे कि हमें नाली का पानी पीने पर मजबूर होना पड़ेगा, यदि हमने स्वयं को नहीं रोका तो। देखिए, अब बात करते हैं अभिक्रिया के वेग की। अभिक्रिया का वेग क्या होता है कि वह दर जहां समय के साथ साथ अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन होता है। अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में समय के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग कहलाता है। यानी अभिकारक क्या होता है? एक अभिक्रिया होती है, उसका आगे वाला भाग जो अभिक्रिया कर रहा हो उसे अभिकारक कहते हैं, और जो बन करके हमें मिलता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है अभिक्रिया के वेग का? अभिकारक के सांद्रण में कमी बटे प्रयुक्त समय, या कह दें उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि बटे प्रयुक्त समय। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई, जैसे जैसे अभिकारक कम होगा, मानो हमने लिया कि चीनी और जल ले लिया, और इस जल में हमने जल से भरा हुआ एक बर्तन और इसमें नीचे यहां तक चीनी पड़ी हुई है। अब इसको हम घोलना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? घोलना या गर्म करना। तो धीरे धीरे चीनी पिघलती जाएगी और पानी की मिठास बढ़ती जाएगी। यानी जैसे जैसे अभिकारक कम होगा वैसे वैसे उत्पाद बढ़ता जाएगा। पर उसमें भाग किससे करना है? हमें समय से। जितना अभिकारक घटेगा उतना ही उत्पाद बढ़ेगा। तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, ये जो होगा हमारा नेगेटिव में जाएगा, भाई कमी हो रही है, और ये किस में जाएगा? पॉजिटिव में, क्योंकि इसमें वृद्धि हो रही है। ये हमारा क्या होता है? अभिक्रिया के वेग के दोनों सूत्र होते हैं।